ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बॉम्बे से डर गया था। इतना बड़ा शहर, इतनी भीड़, ट्रेन्स, और उससे पहले मेरा एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था। मुंबई में सबसे पहले जिस चीज़ से आपको स्ट्रगल करना होता है वो है आपका सर्वाइवल। तो जब आप मुंबई में आते हैं, मुंबई में कदम रखते हैं, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो आप कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि आपकी एंट्री कहीं से हो। कुछ आपने बहुत अच्छा कर दिया हो और उसके बाद फिर रुक गई हो गाड़ी। मेरा फर्स्ट ऐसा जो मुझे फील हुआ था वो था पद्मावत। पद्मावत में मेरा रोल बहुत अच्छा था, बहुत अप्रिशिएट भी हुआ। तो वहाँ से मुझे लग रहा था कि मेरे करियर का एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होगा। कुछ नहीं हुआ। कैसे मिली आपको हीरा मंडी? मैं बैठा था पंजाब में, तो मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से, परसों से हमें शूट करना है। तो नेक्स्ट डे मैं फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आया, एयरपोर्ट से डायरेक्ट उनके ऑफिस गया, वहाँ मेरा लुक टेस्ट हुआ और लुक टेस्ट के बाद अगले दिन से मेरा शूट शुरू हुआ। शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? संजय लीला बंसाली फर्स्ट टाइम एक्शन बोले आपको, तो इतने साल आप अलग अलग डिफरेंट सेट्स पे रहे, अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ काम किया, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आज तक याद होगी सेट पे? कोई ऐसा कुछ है मोमेंट याद आपको? पद्मावत का ही एक इंसिडेंट है। रानी पद्मावती को कन्फ्रंट करता हूँ जब वो दिल्ली जाने का फैसला कर लेती हैं बिना हमसे पूछे। ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था। प्रणाप ने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया। लीजिए ये तलवार और काट दीजिए सर। तो वो जो एक सीन है, फर्स्ट टेक ओके हुआ था। कुछ 1.5 पेज का वो सीन है, बहुत लंबा सीन है। अच्छा। हाँ, और वो फर्स्ट टेक ओके हुआ, सेट पे तालियां बजी और सुदीप चैटर्जी जो हमारे कैमरामैन थे, उन्होंने आके मेरे कान में कहा कि बंसाली साहब ने आज तक किसी सीन को फर्स्ट टेक ओके नहीं बोला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि एक बहुत ही अद्भुत एक्टर हैं, जिन्होंने इस बात को सच कर दिखाया कि आप लगे रहो तो आपके सपने एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होते हैं। आज हम उनसे उन्हीं की कुछ फिल्में और वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे स्पेशल 26, उरी, पद्मावत और उनकी एक बेहतरीन वेब सीरीज़ हीरा मंडी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोस्त, हमारे भाई उज्जवल चोपड़ा का। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा बता दूं कि सुमित मेरे छोटे भाई जैसे हैं और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। जब मुंबई में मैं आया था तो तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी कुछ 24-25 साल पहले। हाँ, 24 साल हो गए लगभग। 24 साल हो गए। हाँ, तब से हमारा एक अच्छा भाइयों वाला रिलेशन है एंड आई एम रियली हैप्पी कि सुमित ने ये शुरुआत की है। थैंक यू। पहला सवाल था उज्जवल भाई आपसे कि आपका शुरुआत हुई सीआईडी से और आज आप हीरा मंडी जैसी बड़ी वेब सीरीज़ में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। संजय लीला बंसाली मतलब इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। तो सीआईडी से लेके अब तक की जो जर्नी रही आपकी, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जहाँ से शुरुआत हुई अगर मैं उसको याद करूँ अभी, तो देखो, मुंबई में सबसे पहले जिस चीज़ से आपको स्ट्रगल करना होता है वो है आपका सर्वाइवल। तो जब आप मुंबई में आते हैं, मुंबई में कदम रखते हैं, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप किसी को जानते नहीं, तो आप कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि आपकी एंट्री कहीं से हो। तो मुझे अभी भी याद है, एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस है मिसेस रमना वधावन, वो उनका कोई एक कनेक्शन था मेरी फैमिली के साथ वाया। तो मुझे याद है मैं आया था तो मैं उनसे मिला था जाके, और उस वक्त सीआईडी शुरू ही हुआ था नया नया। तो उन्होंने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया और उनके साथ मैंने एक स्टोरी एज एन एक्टर की। और फिर बाद में मेरा ऐसा रिश्ता बना उनके साथ कि मैंने उनके साथ काफ़ी एपिसोड्स किए, सीआईडी के एपिसोड्स किए। फिर आहट भी उन्हीं का था। दोनों बड़े हिट शो, दोनों हिट शोज बहुत थे। हिट शो थे। तो शुरू में मेरे लिए वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, टू स्टे इन दिस सिटी, क्योंकि आपको मुंबई बहुत महंगा शहर है, आपको भी पता है। जब आप नए नए आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं, तो एक सबसे बड़ा एक आपके सर पे ये रहता है कि मुझे सरवाइव करना है किसी तरह से इस शहर में। तो वो एक ऐसा मुझे इनिशिएटिव वहाँ से मिला जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और
लाइक बॉम्बे में रुके रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Very अगर important, शुरू very में अगर आपके कदम डगमगा जाएं, आप सरवाइव नहीं कर पाएँ, तो एक बहुत बड़ा बोझ आपके सर पे आ जाता है। तो बाय गॉड्स ग्रेस वो काम मुझे रेगुलर मिलता रहा, और फिर कुछ सालों के बाद मेरी एंट्री जो है वो एडवर्टाइजिंग में हो गई। तो एडवर्टाइजिंग का भी एक ऐसी जर्नी है जो अभी तक चल रही है, और मैं कुछ 500 ऐड कर चुके हैं, 500-600 ऐड कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से तो आप पहले एक्टर होंगे ऐसे जिसने 500 ऐड करे होंगे, आई थिंक। नहीं, मुझसे भी ऊपर है। हाँ, और वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ, राजेश बिलवानी है, और ऐसी जय है। तो उन्होंने भी काफ़ी एड्स की हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे भी रेगुलर मतलब काम एडवर्टाइजिंग में मिलता रहा। मैं पहले भी सुनता रहा कि कोई ऐसा ब्रांड बचा नहीं था जो आपने बेचा नहीं हो। सारे ब्रांड, मतलब कोई भी, वोडाफोन तो आपका इतना सुपर हिट ऐड था। हाँ, वोडाफोन का ऐड बहुत पॉपुलर हुआ था, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में वोडाफोन गाय के नाम से बुलाया जाता था। डायरेक्टर्स आपस में बात करते थे कि वो जो वोडाफोन वाला लड़का है उसको बुलाओ, उसको कास्ट करो। तो वो एक अच्छा एक माइलस्टोन की पहचान तरह मिली, था। एक पहचान बड़ी मिली, पहचान थी। बड़ी पहचान मिली, क्योंकि विनल मैथ्यूज़ ने वो डायरेक्ट किया था, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और अभिमन्यु रे ने उसकी कास्टिंग की थी। मुझे अभी कैसे याद है। मिलते थे ऐड उस टाइम पे आपको? वो भी एक स्ट्रगल है सुमित, अगर हम देखें ना, तो अभी हमें वो पिक्चर दिखती है, लेकिन उसके पीछे का भी बहुत स्ट्रगल है। बताइए ना। शुरू में ऐसा होता था कि एडवर्टाइजिंग के लिए एक ही जगह थी बॉम्बे में, वो थी फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी। और जब मैं बॉम्बे में आया था तो हम रहते थे गोरेगांव ईस्ट में, और उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। तो एक तरह का ऐसा रूटीन था हमारा कि तैयार हो जाओ, और सुबह सुबह तो नहीं, क्योंकि सुबह सुबह तो आप ट्रेन में जा नहीं सकते। आराम से 11:30-12 बजे निकलो। ऑफिस भी लेट ही खुलते हैं। ऑफिस भी हमारे लेट ही ऑपरेट होता है। तो वहाँ से सीधा फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी स्टेशन उतरो, वहाँ से चल के फेमस स्टूडियो, फिर वहाँ जितने स्टूडियोज हैं, वहाँ जो ऑडिशंस चल रहे हैं, सबका दरवाज़ा खटखटाओ, और सबसे एक ही सवाल पूछो कि डू आई फिट। तो मोस्टली ऐसा कह दिया जाता है कि नो, यू आर नॉट फिट। अब हमें वो यू आर नॉट फिट का फंडा समझ में नहीं आता था कि इनको चाहिए क्या, क्योंकि हम नए थे। हमें ये लगता था कि यार हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है एडवर्टाइजिंग की, जो हमें बाद में समझ में आया काम कर करके। तो कम से कम 2001 से 2004 तक मैंने कुछ 300-400 ऑडिशंस दिए होंगे। अच्छा। जिसमें मतलब मुझे किसी काम ऐड नहीं में मिला, आपको नहीं मिला। ओके। फिर बाय चांस मुझे याद है कि गोरेगांव में ही हमारी कॉलोनी में ही एक असिस्टेंट डायरेक्टर रहा करते थे, वो आरडीपी में काम करते थे, प्रेरित सेठ, रमेश देव। तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा हुआ था, और हमारी ऐसे जान पहचान भी थोड़ी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि उज्ज्वल, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐड बन रहा, तो तुम उसके लिए ऑडिशन ज़रूर दो। और मुझे अभी तक याद है, मैंने उसका एक ऑडिशन दिया, 2 ऑडिशन दिया, फिर उन्होंने मुझे फिर एक फाइनल ऑडिशन के लिए फिर से बुलाया। तो फाइनली 3 ऑडिशंस देने के बाद मुझे अपनी लाइफ का वो पहला ऐड मिला था। दैट वाज फॉर टाटा सुमो विक्टा, एक नई ऐड आई थी। मतलब फाइनली 4 साल ऑडिशन देने के बाद, 300-400 ऑडिशन देने के बाद, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आप लगे रहो, तो आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। नहीं, देखो, लगना पड़ता है, अदरवाइज किसी भी चीज़ में। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप जब बॉम्बे में आते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे मैंने कहा, अब किसी को क्या पता कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। फिर धीरे धीरे आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी हूँ, मैं काम जानता हूँ, मैं सीखा हुआ हूँ, और मैं और सीखने को तैयार हूँ। लाइक आई एम देयर। अगर आप घर ही बैठे रहेंगे, जाएंगे ही नहीं कहीं, तो फिर आपको काम कैसे मिलेगा? किसी को क्या खबर मिलेगी कि आप गोरेगांव में आ चुके हैं और इस फ्लैट में आप रह रहे हैं? कोई घर पे तो आएगा आपको नहीं, निकलना पड़ेगा। यस। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो काफ़ी दोस्त मेरे साथ में रहते थे उस वक्त गोरेगांव ईस्ट में। अभी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग हैं जो इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, और मैंने वो चीज़ नोटिस की कि वो कहीं वो कन्विक्शन थोड़ा सा मिसिंग था। कहीं आप जो आपको एक पुश करना पड़ेगा आपको। देखो, मैं
डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ हम्म, कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके करियर में, आपकी लाइफ में। लेकिन डेस्टिनी ने जो आपके लिए डिसाइड किया हुआ है वहाँ तक चल के तो आपको जाना पड़ेगा, तो वो कर्म है आपका। मतलब दोनों लॉटरी का चीज़ें टिकट तो साथ में खरीदना चलती ही पड़ेगा ना, तभी लॉटरी लगेगी। बिल्कुल वरना बिल्कुल। भगवान से आप बोलते रहो लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा तो दो, लॉटरी तो खरीदनी तो पड़ेगी आपको, खरीदनी तो correct, पड़ेगी। वही बात, हम्म, तो आपको लगना पड़ेगा। तो सो आपका मैंने सुना कि आप बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे से आप वापस चले गए, कि आपको यहाँ पे ना जमा नहीं की खाने पीने का सिस्टम, भीड़, तो क्यों आप उस बारे में बताओ ना, आप क्यों वापस चले गए थे? उसके पीछे की कहानी ये है कि मैं अपनी लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये है कि मेरी एक लाइफ आराम से चलती रहे, मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर सकूँ। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बॉम्बे से डर गया था। इतना बड़ा शहर, इतनी भीड़, ट्रेन्स, और उससे पहले मेरा एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था। थिएटर हम करते थे, थिएटर अपने शहर में करते थे, यहाँ मैक्सिमम मैं हरियाणा से हूँ तो दिल्ली चले गए या चंडीगढ़ चले गए और नाटक करके वापस आ गए। तो मैं रहा नहीं था कहीं, और मैं कभी किसी हॉस्टल लाइफ भी नहीं रही है मेरी, मैं किसी हॉस्टल में भी नहीं रहा। तो मुझे एक टाइम के बाद ये लगने लगा कि भाई मैं किस लिए कर रहा हूँ ये सब, इतनी भीड़, इतने धक्के, जिसको लोग, मतलब किस लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। कई लोगों की कहानियां हैं बड़े बड़े एक्टर्स के, नहीं वो, लेकिन मेरे को ये था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए यार, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। मेरा फैमिली से मेरा बहुत लगाव है, तो मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, आई हैव अ वेरी लवली फैमिली, तो वो मुझे उनकी बहुत याद आती थी यहाँ जब मैं आया पहली बार। तो फिर मुझे, एंड जो मैंने आपको बताया कि शुरू में मुझे काम भी मिलना शुरू हो गया था। रवि चोपड़ा साहब का एक सीरियल था औरत के नाम से, जिसमें मंदिरा बेदी लीड थे। उसमें मुझे एक दिन के रोल के लिए बुलाया गया था, तो उसको रवि चोपड़ा खुद डायरेक्ट कर रहे थे, और एक दिन के लिए मेरा वो शूट हुआ था फिल्म सिटी में। मुझे अभी तक याद है, मैंने वो, अब आदत है मेरी कि मैं कोई काम करूं तो मैं उसको दिल से करता हूं। फिर वो काम बहुत अच्छा हुआ, डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा, और ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि अंदर उनकी ये मीटिंग हुई आपस में कि इस लड़के का ट्रैक बढ़ाओ। तो मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था जिसको ड्रग्स की आदत पड़ी हुई थी, वो एक सीन था, एक दो सीन थे, एक सीक्वेंस था, बस उतना ही काम था। लेकिन बाद में फिर मेरे काम को देख के उन्होंने मेरी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया, मेरा एक ट्रैक शुरू करवाया। तो कौन से ईयर की बात है? ये बहुत पुरानी बात है, 1997 जो मैं बाद में 2001 में बॉम्बे आया, ये उससे पहले की बात है जब मैं बॉम्बे छोड़ के चला गया था। अच्छा, तब आपको काम मिल गया था तो भी आप चले गए थे? मैं चलता हुआ काम छोड़ के गया था। ओके। औरत चल रहा था, मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे रिलीव कर दीजिए, मुझे जाना है। बोले बेटा अभी अब तेरा ट्रैक बढ़ाया, तेरी फैमिली इंट्रोड्यूस की है। बट दे वर वेरी काइंड, वो मेरी बात समझे शायद, तो उन्होंने मेरे सारे ड्यूज क्लियर किए एक साथ, और मैं वापस चला गया। तो फिर वापस आप चले गए, फिर वापस आए। अब क्या ये स्टोरी है? यही डेस्टिनी है, मैं जो कह रहा हूँ। तो डेस्टिनी वही रही कि वापस गए। अब वापस जाके तब तक मेरी उम्र हो गई थी कुछ 22-23 साल। अब 22-23 साल ठीक ठाक उम्र होती है एक लड़के के, ये उम्मीद रखी जाती है कि अब ये काम वाम शुरू करेगा। अब मैंने कुछ सीखा ही नहीं था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं थिएटर ही करता रहा, मैंने और कुछ किया ही नहीं। स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव था, लेकिन वो भी उस थिएटर की वजह से वो भी बैकफुट पे चला गया। एंड व्हेन यू आर ऑलरेडी 23-24, उस वक्त पे आप स्पोर्ट्स में एंट्री वापस ट्रेनिंग करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो फिर समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तो जब मैं वापस गया तो हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर रमेश कुमार, मुझे अभी तक याद है, एक लॉन्ग वॉक उनके घर से लेके, हमारे कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है। तो कहाँ पे था ये कॉलेज आपका? यमुना नगर, हरियाणा में। यमुना नगर,
तो उसके एक सिरे पर उनका रेजिडेंस था हम्म। और कॉलेज के दूसरे सिरे पर उनका ऑफिस था। मुझे अभी तक याद है, मैं बैक गेट से एंटर हुआ और आई वाज स्टैंडिंग देयर, तो वो अपने बंगलों से बाहर निकले और उन्होंने मुझे कहा, अरे उज्जवल तू कैसे इधर? मैंने तो कहा, बॉम्बे चला गया था। हाँ, तो मैंने कहा सर मैं बॉम्बे से वापस आ गया। तो उनके चेहरे पे बहुत बड़ा एक शौक था, कहते यार तू क्यों वापस आ गया? मैंने कहा सर मेरा दिल नहीं लगा वहाँ। तो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हमारी जो वॉक थी, पूरे कॉलेज कैंपस में मेरे कंधे पे हाथ रख के वो मुझे लेके गए और रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक काम कर, यू आर मेड फॉर ड्रामा, तू एक्टर है और तू एंड यू आर मेड फॉर ड्रामा, डोंट लीव इट, छोड़ मत इसे। मैंने कहा सर लेकिन मैं ड्रामा अभी कैसे करूँगा, अब तो मैं छोड़ छाड़ के सब आ गए हूँ यहाँ पे, और छोटे शहरों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज वापस आ गया, काम नहीं चला या अब आप वहाँ थिएटर भी करना चाहो तो आप कैसे करोगे ना, कैसे सर्वाइव करोगे, वो सब थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली कि एक काम कर उज्जवल, तू पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन कर, उसके बाद हम देखते हैं। तो वो इशारा मैं समझ गया कि हम तुम्हें कॉलेज में एज अ लेक्चरर रख लेंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करो, पढ़ाई करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एंड देन यू कैन डू थिएटर ऑल योर लाइफ। और मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो सपने जैसा है। अपने क्या मनपसंद काम भी करने को मिल जाएगा, काम भी करने को मिल जाएगा, शहर में रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे और थिएटर करोगे सारी उम्र। जैसे हम देखते थे हमारे जो प्रोफेसर्स थे 55 साल के, 60 साल के, लेकिन वो थिएटर करते रहे जिनसे हमने सीखा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे याद है कॉलेज के एडमिशन शुरू हुए, मैं उनके ऑफिस में एंटर हुआ अपना फॉर्म लेके। तो मैंने कहा सर ये फॉर्म, वो कहते हैं बेटा तू फॉर्म छोड़ दो, तो हाथ पे भी लिख के ले आता, मैं साइन कर देता, चलो जाओ, कोई फीस नहीं कुछ नहीं, कॉलेज में एडमिशन ले लो। एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा यार ये ज़िंदगी एक अलग दिशा में जाएगी। आपको सारे ना अच्छे लोग मिले। बिल्कुल, ये तो बहुत सपोर्ट रहा है कॉलेज में। जो हमारे लेक्चरर्स थे जिनके साथ मैंने थिएटर की शुरुआत की, जो मेरे सीनियर्स थे, नानू भाई, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो मतलब 1 साल मैं कॉलेज में उनके साथ रहा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो वहाँ से फिर ये शुरुआत हुई। तो कॉलेज में मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और मैंने इस बार ये सोचा कि 2 साल तक अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाई करूँगा। और मैंने बहुत लगन से पढ़ाई शुरू की। लेकिन वही बात है, अब जब आप कॉलेज में तो हमारे जो पुराने लेक्चरर्स थे वो कहते आओ भाई नाटक। तो मैंने कहा नहीं सर इस बार नाटक नहीं करना है, पढ़ाई करूँगा और मुझे कॉलेज में जॉब करनी है। तो मतलब कोई बात नहीं, एक नाटक ही तो है, एक नाटक करेंगे, 2-4 शोज होंगे, कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेज में तो मैक्सिमम, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई रिज्यूम करो। मैंने चलो ठीक है एक नाटक कर लेते हैं। वो नाटक करना हमने शुरू किया सितंबर में। सितंबर अक्टूबर में कॉम्पिटिशन्स का सीज़न शुरू होता है। एक जगह जीत गए, अब आप जीत गए तो आपको अगली जगह भी जाना है। 2 जगह जीते, 3 जगह जीते, 4 जगह जीते, नेशनल्स हुआ जनवरी फरवरी के महीने में अहमदाबाद, वहाँ पे भी जीते, वी वर नेशनल विनर्स। कौन सा प्ले था? ये एक प्ले था जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ। बहुत एक जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ, ये बहुत एक पार्टीशन के टाइम का कोई एक स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो जनवरी फरवरी तक हम नाटक ही करते रह गए। अप्रैल में एग्ज़ाम्स आ गए, पढ़ाई हुई नहीं ढंग से। एग्ज़ाम्स दो क्लियर हुए, 2 रह गए। अच्छा नहीं हुए क्लियर? नहीं, हाँ टाइम ही नहीं दिया, में पूरे साल आप बहुत थिएटर पढ़ाई कर रहे हो पड़ती तो है। इतनी मोटी किताबें होती हैं, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। बड़ी निराशा सी हुई, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा नहीं अभी फिर से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। अगला साल हुआ तो उसमें क्या है कि 2 एग्ज़ाम आपके जो रह गए हैं आप अगले साल में भी दे सकते हैं। अगले साल में ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा कॉलेज ही छूट गया। ओके। कुछ फैमिली का एक ऐसा इशू हो गया था, तो मेरा कॉलेज ही छूट गया। ओके। अब यहाँ मैं कहता हूँ जो डेस्टिनी का रोल है ना, जो डेस्टिनी कह रही है कि आपको आप इसके लिए नहीं बने, तो वो ऐसा कुछ हुआ कि कॉलेज छूट गया तो मार्च अप्रैल का वो सीज़न भी निकल गया
और वो एग्ज़ाम्स में दे ही नहीं पाया। फिर हम वहीं के वहीं, अब क्या करें, अब तक मेरी उम्र हो चुकी थी 25 साल, 2 साल निकल गए इसमें। तो फिर मेरे कुछ थिएटर के पुराने दोस्त थे, नानू भाई के छोटे भाई मनीष, तो वो एक दिन मिले, कहते यार तू क्या कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, अभी मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे छोड़ के आया हूँ, कॉलेज भी छोड़ दिया, कॉलेज भी छोड़ दिया, गया, तो अभी क्या किया जाए। बोले अभी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो मेरे साथ चल। मैंने कहा नहीं यार, मैं खुद छोड़ के आया था, अब मैं किस मुंह से अपनी फैमिली को बोलूँ कि मुझे फिर से जाना है। तो तब तक मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, मतलब फैमिली बढ़ती जा रही है, तो आपकी भी एक जिम्मेवारी जैसी आपको फील होता है ना। बट माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। तो मैंने फिर डरते डरते एक बार अपने पापा से पूछा कि पापा मैं वापस बॉम्बे जाऊँ क्या। तो मुझे अभी तक याद है उनका एक सेंटेंस कि बेटा ज़रूर जाओ लेकिन इस बार वापस मत आना। कुछ करके आना। तो बस वो बात जैसे ही वो उन्होंने कहा, मैंने फटाफट अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, मनीष को। मैंने कहा भाई पापा मान गए, अभी चलो आ रहा हूँ मैं। और फिर 2001 में हम वापस बॉम्बे आ गए। और उसके अब बाद इसकी भी एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे अभी तक डेट याद है, 23 अक्टूबर 2001 को मैंने अम्बाला स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी। 24 तारीख को मैं यहाँ पहुँचा था शाम को, और 25 तारीख को मैं शूट कर रहा था। वाह। मतलब ये सोचिए कि मेरे आने से पहले मेरी कास्टिंग हो चुकी थी, विदाउट इवन मीटिंग मी, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन्स का ज़माना नहीं था, पेजर चलते थे। तो वही वहाँ पे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर रहता था, उसने एक रिक्वायरमेंट बताया सबको, तो कोई उसमें फिट नहीं हो रहा था। उनको थोड़ा सा फिट बंदा चाहिए था, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, पतला है, वैसा, तो कोई फिट नहीं हो रहा था उसमें। तो उन्होंने, मुझे अब तक याद है, उन्होंने कहा यार एक लड़का अभी पहुंचने वाला है। अच्छा। रास्ते में है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आप बॉम्बे पहुंचे नहीं हो और आपके लिए काम रेडी है और उन्होंने देखा भी नहीं है आपको। देखा भी नहीं। अब इसकी एक और, जहाँ से हमने कन्वर्सेशन शुरू किया था, ये वहीं जुड़ेगा। आप ये देखो कितना बड़ा खेल है डेस्टिनी का। उसने मुझे कहा कि उस लड़के ने मुझे, मैं शाम को पहुंचा, रात को मुझे मिला, उसने मुझे देखा, बोले हाँ फिट हो, गुड, कल सुबह 9 बजे दादर स्टेशन पे इस जगह पे खड़े रहना, वहाँ पे एक लड़का आपको मिलेगा। मोबाइल फोन्स नहीं थे, कुछ था नहीं, तो जो जगह बताई गई थी मैं वहाँ खड़ा था। वहाँ एक लड़का आया, उसने मुझे देखा, बोला ठीक है, गुड, और वहाँ से हम ऑटो रिक्शा में बैठ के, ऑटो रिक्शा या कैब में हम गए पनवेल में जो स्टूडियो है एक बहुत बड़ा, मैं नाम भूल गया उसका, बहुत बड़ा, सुरवे फार्म्स को मुझे लेके गया, और वहाँ एक सीरियल बन रहा था, अचानक 37 साल बाद। अचानक भी करके एक सीरियल था, आई थिंक अचानक कई 37 साल बाद। ओके। और ये किसका था? जिनका सीआईडी था। ओहो। वही लोग, वही प्रोडक्शन, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कहाँ लाके पटक दिया। 97 में छोड़ा था, 97-98 में, और 2001 में गैप हो गया, कोई गैप नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, और लाके मुझे डेस्टिनी ने वहीं खड़ा कर दिया। और वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुई, क्योंकि बॉम्बे में सरवाइव करना था। फिर से वो सीरियल शुरू हुआ, फिर से तब तक सीआईडी भी चल रहा था, क्योंकि सीआईडी तो बहुत लंबा चला। सीआईडी तो चलता ही रहता है। वो बंद कभी नहीं हुआ, अभी फिर चालू होने वाला है। चालू हो गया। आहट भी चल रहा था। फिर से मेरी वो जर्नी उनके साथ शुरू हुई, और फिर से मैंने उनके साथ बहुत काम किया, जिससे मैं बॉम्बे में सरवाइव कर सका। तो दिस इज, ऐसे डॉट्स जो हैं वो जुड़ते चले गए। अब जब थिएटर ज्वाइन नहीं किया था आपने, तो मैंने सुना आप अपने टीचर्स की मिमिक्री करते थे। तो आपके दोस्तों ने बोला यार तुम बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हो, तुम्हें थिएटर करना चाहिए। यस। तो किसकी मिमिक्री करते थे आप? मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जितने भी थे, पता नहीं है ये कहाँ से चीज़ आई, मुझे नहीं पता। और ये काम मैं स्कूल में भी करता था, लेकिन तब जस्ट फॉर फन। और मुझे अभी तक याद है, एक बार मेरी क्लास के लड़कों ने वो जो फेयरवेल पार्टी होती है ना, क्योंकि 10th में आपको 9th क्लास वाले फेयरवेल देते हैं कि अभी आप स्कूल से जाएंगे, तो एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें आपके क्लास टीचर सब आते हैं और प्रिंसिपल भी आता है। और मैं प्रिंसिपल की भी नकल उतारता था। अच्छा। चौधरी साहब हुआ करते थे। तो कुछ याद है आपको? अभी तो मुझे कुछ थोड़ी सी कुछ सुना दी। सच में कुछ याद नहीं, आई स्वेयर कुछ याद नहीं।
ओके। एक शोभा राम जी थे ज्योग्राफी के, मतलब मैं उनकी हूबहू ऐसी नकल उतारता था। तो मुझे अब तक याद है वो फेयरवेल में उन्होंने मुझे प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दिया, ओके। बोले सर ये बहुत अच्छी नकलें उतारता है आप सबकी, इसको सुनो। तो उतारी थी उस तो टाइम? मैंने उतारी उनके सामने। पहले तो मैं बहुत डरा, मैंने कहा यार ये कहाँ फंसा दिया तुमने, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा रहा। और वो सिलसिला फिर तब 11th-12th में आप कॉलेज में चले जाते थे, तो मैं कॉलेज में चला गया, वो सिलसिला वहाँ भी चलता रहा। तो वहाँ पे फिर मेरी जो मुलाकात, प्रिंसिपल आपको कंधे पे हाथ रख के समझा वो रहे कॉलेज थे? के थे, अच्छा, ये तो स्कूल वाले थे। तो उनकी भी मिमिक्री करी आपने? नहीं, उनकी नहीं की। ओके। देखो अब किसी को कि आपको अगर कोई नकल या तो उस बंदे में ना कोई ऐसा चीज होनी चाहिए, एक हाँ, कैरेक्टरिस्टिक हाँ, या उसका बात करने का स्टाइल जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे मैं बड़ा नॉर्मल समझता हूँ अपने आप को, मेरी कोई क्या नकल उतारेगा। लेकिन अगर किसी में कुछ खास एक टोनेशन है बात करने का, एक बॉडी लैंग्वेज वैसा है, टोन है किसी टाइप तो की। हाँ टोन है, तो वो आप पकड़ लेते हो फिर। तो वहाँ फिर एक मेरे दोस्त थे प्रिंस, वो बाद में मेरे दोस्त बने, वो मेरे क्लासमेट थे। उन्होंने कहा कि भाई तू थिएटर कर, तू कर सकता है। मैंने कहा, थिएटर भाई वो क्या होता है? बोला मैं बताऊंगा। फिर वहाँ से वो जर्नी थिएटर वाली शुरू हुई, जो आपने शुरू से शुरू करी हाँ थी। शुरू से शुरू की। बस फिर घुसे थिएटर में, तो आज तक चल रहा है थिएटर। थिएटर अभी भी कर रहे हैं आप? अभी भी मैं कर रहा हूँ। अरे अभी एक मैं प्ले कर रहा था अतुल कुमार के साथ, बागी अलबेले। हमने कुछ उसके 45 शोज़ किए अक्रॉस इंडिया। ओके। अभी मैंने मैं उस प्ले से अभी निकला हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर। तो दैट वाज माय लास्ट प्ले। जैसे आपने इतना काम किया 20 साल से, तो मैं ही देख रहा हूँ आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। तो एक जब आप एक काम कर लेते हैं, दो काम कर लेते हैं, तो मैंने देखा बॉलीवुड में एक प्रेशर हो जाता है, मेंटली प्रेशर हो जाता है कि भाई अब आगे क्या, मतलब अपने आप को बार बार प्रूफ करना पड़ता है ना, हर बार प्रूफ करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई प्रेशर आया आपके ऊपर कि भाई अब जैसे बीच में कुछ दिन काम ना मिला हो, या फिर कुछ आपने बहुत अच्छा कर दिया हो और उसके बाद फिर रुक गई हो गाड़ी? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरा फर्स्ट ऐसा जो मुझे फील हुआ था वो था पद्मावत। पद्मावत में मेरा रोल बहुत अच्छा था, बहुत अप्रिशिएट भी हुआ, सबने बहुत तारीफ की। तो वहाँ से मुझे लग रहा था कि मेरे करियर का एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होगा। कुछ नहीं हो। मुझे एप्रिशिएशन बहुत मिला, लेकिन मेरे करियर में उसका कुछ खास योगदान नहीं रहा। अपार्ट फ्रॉम अभी वही वापस पद्मावत की वजह से ही हीरा मंडी मुझे मिली, सेम डायरेक्टर, और हीरा मंडी में इस बार मुझे और बड़ा किरदार मिला विच वाज वेरी प्रोमिनेंट। बट अगेन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। एप्रिशिएशन बहुत मिला नहीं, वो तो मतलब सोशल मीडिया। मैंने जब हीरा मंडी देखी, पहले मैंने देखी, फिर आपको देखा, तो मैंने दोबारा सिर्फ आपके लिए देखी। और वो कैरेक्टर आपने इतना अच्छा किया कि मतलब मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो ये उज्जवल भाई नहीं है ऐसा लगा। इतना कैरेक्टर में थे आप, और आप पंजाबी हैं, और वो एकदम मुस्लिम कैरेक्टर, और इतना श्रूड कैरेक्टर आपने इतना अच्छे से निभाया। तो कैसे मिली आपको हीरा मंडी? अगेन बाय चांस। पद्मावत की उसकी वो हीरा मंडी जो मैंने किरदार किया है वो कोई और कर रहा था, मुझे नहीं पता वो कौन कर रहा था। ओके। मैं पंजाब में था दिवाली के आसपास, क्योंकि दिवाली पे मैं हमेशा घर जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। एंड सडनली आई गॉट ए कॉल कि ऐसे परसों से हमें शूट करना है, आप फ्री हैं क्या? अच्छा। मैंने कहा मैं तो पंजाब में हूँ। बोला परसों से ही शूट है। तो मैंने कहा लेकिन ये एकदम से ही ऐसा कैसे हुआ, उसका तो शूट शुरू हो चुका है। बोला सर आप तो बंसाली सर के साथ काम कर चुके हैं पहले, अब आपको पता है वो कैसे हैं, कोई चीज़ उनको नहीं जची तो नहीं जची। तो जो एक्टर थे जो ये किरदार कर रहे थे, अच्छा, पहले कोई और कर रहा था, उनके साथ शूट भी हुआ था 1-2 दिन का। बट पता नहीं संजय सर को नहीं जचा, वो बोले नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई और लाके। अगेन आपकी डेस्टिनी काम कर गई। वही उनको मेरी फोटो दिखाई गई, बोले अरे ये तो अपने गोरा सिंह जी हैं पद्मावत वाले, बुलाओ इनको। अब मैं बैठा था पंजाब में, तो मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से
अब वही मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने बार ऑडिशंस करते हैं, बात नहीं बनती है। यहाँ मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया, यहाँ मैं किसी से मिला भी नहीं, और फ़ोन पे सारी बातें हुई, और नेक्स्ट डे मैं फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे आया। एयरपोर्ट से डायरेक्ट उनके ऑफिस गया, वहाँ मेरा लुक टेस्ट हुआ, और लुक टेस्ट के बाद अगले दिन से मेरा शूट शुरू हो गया। ओके, डेस्टिनी आपकी कंटिन्यू काम कर रही है। लेकिन वही बात है, फिर जो मैंने सोचा था कि हीरा मंडी से मुझे एक और पुश मिलेगा, क्योंकि हाँ। बहुत अच्छा किरदार था, बहुत ही अच्छा था। तो और भी कई जो मेल एक्टर्स थे हीरा मंडी में जो बहुत बड़े नाम हैं, उनसे भी अच्छा मेरा रोल था। हाँ हाँ। लेकिन कुछ करियर वाइज मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं। एप्रिसिएशन बहुत मिला, लोगों ने बहुत सराहा, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, लेकिन करियर वाइज मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे पहले पद्मावत में आपने गोरा सिंह का कैरेक्टर किया, वो फिल्म आपको कैसे मिली? मतलब इतने बड़े डायरेक्टर हिंदुस्तान के, मेरे ख्याल से टॉप 5 डायरेक्टर्स में उनका नाम आता है। करेक्ट। उनकी फिल्म में इतना अहम कैरेक्टर, गोरा सिंह इज़ ए वेरी बिग कैरेक्टर। मैंने अभी थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टर, बहुत बड़ा किरदार है। राजस्थान में तो उनके मंदिर है, उनको पूजा जाता है। यस, वो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, श्रुति महाजन के ऑफिस में मैंने ऑडिशन किया था उसका। ओके। उसके बाद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है कि बंसाली सर जो भी उनके एक्टर्स हैं उनको मिलते हैं पहले एक बार अपने ऑफिस में। तो मैं उनके ऑफिस गया, मुझे बुलाया उन्होंने, तो मैं एकदम से बढ़िया कपड़े पहन के और तैयार होके गया उनके ऑफिस। लिफ्ट में ही मुझे श्रुति महाजन मिल गई। उसके पहले मैं श्रुति महाजन को ऐसे फेस टू फेस कभी मिला नहीं था, फ़ोन पे बातें होती हैं। शी इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर, वेरी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर। तो वो मुझे लिफ्ट में मिल गए, तो उन्होंने भी मुझे ऐसे देखा, बोले उज्ज्वल आप तो बहुत स्लिम दिख रहे हैं, एकदम पतले। मैंने कहा हाँ, मैं तो मतलब जैसा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ऑडिशन किया था वो कॉस्ट्यूम में किया था, तो कॉस्ट्यूम में कॉस्ट्यूम में थोड़ा कैमरा में आप थोड़े ब्रॉड दिखते हैं। यस यस, मुझे अभी तक वो कहानी याद है। बोले अभी एक काम करना उज्ज्वल, क्योंकि आप मुझे बहुत ही स्लिम लग रहे हो, तो अभी जब बंसाली सर आपसे मिलेंगे ना, तो ऐसे करके बैठना, ऐसे मत बैठना। ओके। मैं कहा क्यों? कहेंगे, बोले वो उनको एक नज़र में चीज़ जची तो जची, नहीं तो वो मना कर देंगे। तो अब मेरे अंदर डर बैठ गया। मैंने कहा यार इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मुझे अभी तक याद है उनके ऑफिस गए, काफ़ी देर हम बाहर वेट कर रहे थे, वो अंदर अपने कैबिन में थे, तो तब तक मैं अपने आप को अंदर से ऐसे ही अपने आप को फील करवा रहा था कि आएंगे तो मैं, और फिर मैं ऐसे ही बैठा रहा उनके सामने। नहीं नॉर्मली क्या मैं थोड़ा सा आराम से बैठ जाता हूँ ऐसे, लेकिन मैं ऐसे बैठा रहा। मैं कहा नहीं वो आएंगे तो मुझे। आते ही उन्होंने पहले बोला अरे ये तो बहुत पतला सा है, उसमें ऑडिशन में तो ये। मैंने कहा सर वो आज मैंने ब्लैक शर्ट भी पहनी हुई है, तो कॉस्ट्यूम की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब एक डाउट आया उनके चेहरे पे। इतने में उन्होंने श्रुति महाजन से पूछा कि श्रुति ये क्या करते हैं? और बोले सर मैंने इनको टीवी पे देखा है। श्रुति ने मुझे क्राइम पेट्रोल में देखा हुआ था, उसमें एकदम कड़क पुलिस ऑफिसर ये वो। बोली सर ये आप बहुत अच्छा करेंगे और मैंने इनके काम देखे हैं। तो बोले इन्होंने टीवी किया है? और तुम्हें पता है ना टीवी के एक्टर कैसे होते हैं? मैं फिर डर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो श्रुति महाजन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। बोले नहीं सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये यहाँ जितने सिंपल दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपको उतने ही कड़क दिखेंगे आप। और ठीक है श्रुति, उन्होंने फिर ऐसा कहा श्रुति देख लो। बोले सर आप ट्रस्ट मी, आप भरोसा रखिए। और मुझे अभी तक याद है मैं वहाँ से जब उठा और ऑफिस से जा रहा था तो मुझे था कि मुझे पीछे से भी देख रहे होंगे, तो तब भी मैं ऐसे ही किया। लेकिन बाय चांस वही बात है, वो फिर गोरा सिंह। और मुझे ये गोरा सिंह का किरदार देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि यार आप लाइफ में इतने सिंपल दिखते हो और गोरा सिंह में तो आप ऐसे दिख रहे हो। अब मैंने कहा यार ये थोड़ा सा जो हमने सीखा है कि भाई ये किरदार करना है तो आपको अपनी एक बॉडी लैंग्वेज, और उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप तो शाहिद कपूर से भी तकड़े दिख रहे थे। दिख रहे थे, वाकई में दिख रहे थे।
तो लेकिन वो काम वैसे मुझे मिला, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था और उसके लिए भी बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। कैसी रही उसकी शूटिंग के दौरान, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? संजय लीला बंसाली फर्स्ट टाइम एक्शन बोले आपको, शुरू में तो थोड़ा डर लगता है, हाँ। लेकिन तब तक लेकिन मैं एडवर्टाइजिंग और कुछ और फिल्में और टीवी काफ़ी कर चुका था। और मेरा एक अपना पर्सनल एक ऐसा है कि जब मैं काम पे जाता हूँ तो फिर मैं काम में ही रहता हूँ, मैं यहाँ वहाँ फिर किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर नहीं लेता। कि जैसे सामने कोई बड़ा एक्टर है तो या बड़े डायरेक्टर है तो मैं फिर उसको साइड पे कर देता हूँ, मुझे अपना काम करना है। बाकी वो कैमरे के पीछे बैठे हैं, वो देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। मैंने अपना काम अच्छे से किया, शिद्दत से किया। फाइट सीक्वेंस उसका जो फेमस है जिसमें गर्दन कटती है, तो पूरा फाइट सीक्वेंस मैंने खुद किया। मेरा बॉडी डबल आया हुआ था, फाइटर भी आया हुआ था। मैंने श्याम कौशल जी को जाके रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर मैं खुद करूँगा। बोले यार बहुत टफ है, तलवार चलानी आती है। तो उन्होंने हमें फिल्म से पहले उसकी ट्रेनिंग दी थी, स्वॉर्ड ट्रेनिंग हुई थी, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग हुई थी। मैं कहा सर मैं कर लूँगा, आप प्लीज़ मुझे खुद करना है। पूरा आपने वो मैंने हाँ। देखा पूरा, मतलब इतने लोगों से, और फिर गर्दन कट जाती है और उसके बाद भी मेरे ख्याल से 15 सेकंड तक 20 सेकंड वो तक लड़ता आप रहता लड़ते है। रहे। वो कहानी है, ये इतिहास हाँ, है। इससे मतलब वो मेरे ख्याल से फिल्म का एक यादगार हाँ, शॉट था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं हाँ, उसमें। यादगार सीन था वो, मतलब। लेकिन फिर श्याम कौशल जी ने मुझे ऐसे देखा दोबारा कि लड़का बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि तू पंजाबी है? मैं कहा हाँ जी। और शाबाश बेटे, वेरी गुड वेरी गुड, कर लेगा कर लेगा, जाओ बेटा ट्रेनिंग करो और करते हैं, रिहर्सल करो। फिर हमने रिहर्सल की 1-1.5 घंटा उसकी अच्छे से, जो भी उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था, कोरियोग्राफ किया हुआ था। मुझे याद है उसका एक सीक्वेंस है जिसमें मैं कुछ 10-12 फाइटर से एक ही साथ लड़ता हूँ, बिना एडिट बिना कट के, वो पूरा शॉट हाँ, था। वो वन शॉट था, वन शॉट वो था। फिर मैंने किया था पूरा, खुद किया था सारा। और वही है, फिर मज़ा तभी आता है ना एज एन एक्टर। यस यस। बाकी आप कोई भी, जैसे मैंने बहुत क्राइम पेट्रोल देखा, मतलब आपको रोज ही देखा हर एपिसोड में। मेरा ये जो मेरा डीओपी है वो मुझे आज ये बोला कि मैं तो बचपन से देख रहा हूँ उनको। बचपन से क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। ओके। तो उसमें भी अलग अलग कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि आप हर बार पुलिस वाले बने। सीआईडी में आपने अलग कैरेक्टर, एड फिल्मों में तो मतलब सोचो ना 500 ऐड किए हैं तो 500 अलग अलग कैरेक्टर। तो वो क्या प्रोसेस रहता है आपका उस कैरेक्टर में घुसने का, और कैसे उसको अच्छे से निभाना है? सी सुमित, मेरे को एक लगता है कि एक्टर के लिए ना ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, उसमें अगर आप ऑब्जर्व करते रहोगे ना कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन किस टोन में बात कर रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको हेल्प करती हैं। Yes. जब आपको एक किरदार दिया गया जो आप तो वो नहीं हो, मान लीजिए कोई मुझे बैंक क्लर्क का कोई रोल दिया गया। अब जब मैं बैंक जाता हूँ अपनी रियल लाइफ में, मैं वहाँ लोगों को देखता हूँ, मैनेजर कैसे बात कर रहा है, जो कैशियर बैठा है वो कैसे बात कर रहा है, जो गनमैन खड़ा है, गार्ड वो कैसे खड़ा है, वो कैसे बात करता है। तो ये सब आप ऑब्जर्व करते रहेंगे ना, तो जब आपको कोई किरदार ऐसा दिया जाएगा तो फिर आपको उतनी मुश्किल होगी नहीं। प्लस मेरा ये प्रोसेस है कि फिर आपको जो दिया गया है ना, आप वो हो जाओ, आप वो बन जाओ। थोड़ी देर के लिए आप अपने सेल्फ को साइड पे रख दो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू के अब मुझे क्या, जैसे अब गोरा सिंह की बात करें, अब वो ऐतिहासिक एक कैरेक्टर है, इतना बहुत बड़ा किरदार है। उस वक्त मुझे थोड़ी टेंशन हुई थी कि मैं जस्टिफाई इसको कैसे करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। जब मैंने भी उनके बारे में रिसर्च किया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है। और फिर कुछ चीज़ें आप भगवान पे छोड़ देते हैं और अपना जोर लगाते हैं, जैसे आप, और भगवान तो आपके साथ चल ही रहे हैं शुरू से ही। तो वही फिर एक बॉडी लैंग्वेज पकड़ी, फिर उसका एक ज़बान पे थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन किया, किसी एक रेफरेंस लेके कि राजस्थान में मेवाड़ी में उस वक्त पे कैसे बात की जाती थी। हालांकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे, पर वहाँ फिर थिएटर की ट्रेनिंग आपकी काम आती है कि कितना जल्दी आप
घुसते हैं। ऑब्जर्व कर लेते हैं। यस, तो बस ये सब चीज़ें आपके काम आ जाती हैं। मतलब द लाइफ अराउंड यू अगर आप देखते रहें, उसको जीते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, तो वो आपको एक्टिंग में बहुत हेल्प करता है। बाकी अभी जब आप आए थे 97 में, फिर 2001 में आप वापस आए, तो उस टाइम पे जो बॉलीवुड था और आज जो बॉलीवुड है, अभी OTT आ गया है, तो क्या फ़र्क लगता है आपको कि पहले ज़्यादा मज़ा आता था काम करने में, या फिर आज की डेट में इजी हो गया है, ऑडिशन के लिए अब जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे आप ऑडिशन दे सकते हैं? क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? फ़र्क तो है, कंटेंट में बहुत फ़र्क आ गया है, ट्रीटमेंट में, मेकिंग में बहुत फ़र्क आ गया है। पर ये तो एक एवर इवॉल्विंग चीज़ है, ये तो बदलती ही रहेगी। हम 50s का सिनेमा देखें, फिर 70s का देखें, फिर 80s का देखें, ये तो चेंज जो है ना, ये तो होता ही रहेगा। क्योंकि एक चीज़ एक जैसी भी बनती रहे तो भी आप बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं। तो और आर्ट तो ऐसा है ही कि तो इवॉल्व करता है धीरे धीरे टाइम के साथ। तो अब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारे दौर हमने देखे हैं। जब OTT आया था तो एक तरह की बाढ़ आ गई थी काम की, फिर वो भी एक स्टैग्नेंट हो गया एक पॉइंट पे आके। अभी कुछ और चीज़ें आ रही हैं, अभी वर्टिकल ड्रामा शुरू हो रहा है। यस यस। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तब मज़ा आता था या अब मज़ा आता था। एज एन एक्टर तो आप काम तब भी इंजॉय करता था, मैं अभी भी इंजॉय करता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे वर्क कल्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले थोड़ा बेटर था, थोड़ा रिलैक्स था। अभी जब से हमारा ये कॉरपोरेट सिस्टम, थोड़ा स्टूडियो सिस्टम आ गया है, वो थोड़ा सा एक तरह का ना प्रेशर है आपके ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर है। एक टाइमलाइन दिया गया है कि 30 दिन में ये प्रोजेक्ट ख़त्म होना है तो 30 दिन में ही होना है। अगर वो नहीं हुआ है तो 2-4 लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, क्योंकि कॉरपोरेट सिस्टम है, स्टूडियो सिस्टम है। वही एक किसी ने मुझे एक बात सुनी थी, मैंने कही है, मुझे अच्छी भी लगी थी, कि अभी फिल्में कम बनती हैं, प्रोजेक्ट ज़्यादा बनते हैं। अभी जो फिल्में हैं वो एक प्रोजेक्ट की तरह बनाई जाती हैं। बिजनेस हो गया है बेसिकली। बिजनेस पहले भी था, बट देखो पहले क्रिएटिविटी और में टाइम लगाते थे, गाना शूट हो रहा है, 7-7 दिन गाना शूट हो रहा है, पैशन, यस, वो आपका पैशन। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी, आप तो मुझसे बेटर जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे बदल गई है, पूरी चेंज हो गई। सुविधाएं बहुत हो गई हैं। अब तो एक्टर्स के चेहरे बदल दिए जाते हैं, मतलब मास्किंग हो जाती है। तो वही बात है, अभी ना वो फिर थोड़ा सा फ़र्क तो आया है, मैं ये नहीं कहूँगा। पहले, क्योंकि पहले क्या था, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो पहले ये सब काम आपको खुद करने पड़ते थे। अगर कोई फाइट है, अगर कोई और सीक्वेंस है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो ऑप्शन। अभी तो चेहरे बदल जाते हैं, बॉडीज बदल जाती हैं, VFX आ गया है, VFX हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। अब वही थोड़ा सा पैशन जो है ना, वो कहीं थोड़ा सा लैकिंग मुझे दिखता है अभी, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों की जो दौड़ है ना, वो सक्सेसफुल होने के पीछे है। ये एक प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उसको हिट कैसे किया जाए, तो उस हिट करने जब आप उसको जाएंगे तो फिर आप गिमिक्स अपनाएंगे, उसमें एक आइटम सॉन्ग डालेंगे, उसमें कुछ और डालेंगे। तो वो जो गिमिक्स आप करने लगते हैं ना, तो फिर आपका जो मेन प्लॉट है, आपकी जो मेन कहानी है, वो कहीं थोड़ी डिसॉल्व हो जाती है, हिल जाती है। अब जैसे शोले की बात करें, शोले में भी आइटम सॉन्ग था, सब कुछ है, सारा ड्रामा है उसमें, लेकिन वो कहानी का हिस्सा है। कहानी से अलग नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है, इसीलिए वो आपको अजीब नहीं लगता है, यू एंजॉय इट। अभी तो बिना, मैं देखता हूँ आइटम सॉन्ग तो बस सिर्फ डालने के लिए डालते हैं कि फिल्म को थोड़ा पुश मिले। अब ठीक है, देखो, अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि भाई हम पैसे बनाएं, इसीलिए वो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी वो इंटेंशन भी समझ में आती है, विच इज़ जस्टिफाइड। कोई आदमी इतना पैसा लगा रहा है तो वो चाहता है कि मैं कुछ पैसे कमाऊँ, बिल्कुल ठीक है, इट इज़ जस्टिफाइड। लेकिन उसमें जो आपका जो लव फॉर सिनेमा है, जो पैशन है, वो भी थोड़ा सा अगर इंटैक्ट रहे तो फिर चीज़ें और बेटर हो सकती। अभी मिसिंग है, थोड़ा सा कहीं मिसिंग है, थोड़ी। एक तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा मटेरियल हो रहा है,
इतनी सीरीज, इतनी फिल्में, और अभी साउथ की फिल्में भी कितनी हमारी हिंदी में डब होके आती हैं, वर्ल्ड सिनेमा आपके घर में है। तो कई बार मुझे वो लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एज अ व्यूअर भी आप क्या क्या देखोगे, क्या देखो, क्या आप अगर समझ नहीं देखो क्या छोड़ो। यस यस। तो वो मुझे थोड़ा सा बट लगता है काम कि बढ़ा हाँ। उसके बाद आपका, जैसे ओटीटी में इतने ओटीटी चैनल आ गए, तो आपके जैसे जो अच्छे एक्टर हैं उनको बहुत काम मिलना शुरू हुआ जो नहीं, थिएटर से हैं। ओटीटी पे भी मैं काम कर रहा हूँ, रेगुलर काम कर रहा हूँ। और 2020 के बाद से, कोविड के बाद से मैंने क्राइम पेट्रोल करना छोड़ दिया था। अब पता नहीं, उस वक्त इरफान साहब की डेथ हुई थी, यस यस यस। उसी दौरान हुई थी। अब पता नहीं उसका एक ना इम्पैक्ट मुझ पर बहुत आया। जब मैंने टीवी पे वो न्यूज़ देखी, न्यूज़ के बाद फिर वो आपको इरफान साहब की जर्नी दिखाने लगते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या किया। मतलब कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि यार वो कितना बड़ा एक्टर था, इज अ वेरी ग्रेट एक्टर, ग्रेट मतलब एक्टर, और किस इंस्टीट्यूट है वो। लेवल पे चले गए थे वो। तो वो जब मैं 2-3 दिन 4 दिन वो चलता रहा ना, उसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। तभी मैंने ये कॉल लिया था कि मैंने अपनी वाइफ से बात की थी, मैं कि यार मैं अभी ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ और वही किए जा रहा हूँ। और होता क्या है ना, हमारे यहाँ पे एक दिक्कत और है, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, उनको बनी बनाई चीज़ चाहिए। कोई आपको, आपके ऊपर मेहनत करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ना तो आपको वक्त देते हैं, उनको बना बनाया एक किरदार चाहिए। यस। तो मैंने ये उस वक्त फील किया जब कोविड के वक्त मैं घर पे था, 2.5-3 महीने कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने पिछले 3-4 साल वापस गया मैं, तो मैंने सोचा मुझे पिछले 3-4 साल में जितने भी रोल ऑफर हुए हैं, सब पुलिस वाला फौजी, पुलिस वाला फौजी, स्पेशल 26, उरी, और भी कई काम। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा पंगा लेना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि अगर आप जब एक रेगुलर काम करते हैं ना, तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन में, और एक आप मनी वाइज भी देखते हैं कि भाई यहाँ से मुझे बिल्कुल पैसा भी आ रहा है कंटिन्यू, तो छोड़ना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देन आई टुक अ कॉल, मैं कहा नहीं ये छोड़ूंगा मैं। देन आई टोल्ड माय वाइफ कि मैं ये अभी छोड़ूंगा। ओके। अब थोड़ी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि एक तो कोविड चल रहा था, कोविड के बाद क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। नहीं मालूम था। मैंने कहा अभी हम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रखेंगे अपने खर्चों पे और हर एक चीज़ पे, क्योंकि मैं अभी ये नहीं करने वाला। मैं अभी कुछ और करना चाहता हूँ। अगेन डेस्टिनी। मार्च में कोविड आया था, मार्च में सब बंद हो गया था। मार्च के शुरू में ही मैंने एक ऑडिशन किया था, एक सीरीज थी अपहरण, अपहरण 2। देखिए जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, आई गॉट ए कॉल कि याद है आपको, आपने एक ऑडिशन दिया था फेब में। मैंने कहा हाँ दिया था। तो बोले अभी सितंबर में हम उसका शूट शुरू कर रहे हैं। जब शूट शुरू हो गए थे, तो अपहरण में भी मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग था। देखा मैंने, बहुत मज़ा आया वो भी करके। तो वहाँ से OTT में हमारी एंट्री हो गई। हालांकि उससे पहले मैं एक और सीरीज़ कर चुका था, अफसोस के नाम से, अनुभूति कश्यप के साथ, जो अनुराग कश्यप की सिस्टर है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनी थी। एक सीरीज़ मैंने देखी थी, कुछ किलर का कैरेक्टर था, जीप में होते थे आप, कोई अफसोस ही थी ना वो, जिसमें हम लोगों को मरने में हेल्प करते हैं। क्या आप मरना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे मरना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड वी यूज्ड टू चार्ज देम। बहुत अच्छा किरदार वो था। अफसोस थी। तो फिर ये कोविड के बाद से ये OTT वाला सिलसिला शुरू हो गया। फिर अपहरण हुआ, फिर जामतारा सेकंड सीजन हुआ, फिर मुखबिर हुई। ओके। अभी मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज़ की हुई है स्पाइक के नाम से, बट अभी तक वो रिलीज़ नहीं हो पाई। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। होएगी। और बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है, बहुत पैशन से बनाई है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट कि प्रोड्यूसर्स ने पैसा लगाया है, मगर पैशन, लेकिन पैशन के साथ बनाया है। लव फॉर सिनेमा, ये मैंने शब्द उनसे ही सीखा है। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आप लोग ये एकदम डिफरेंट काम कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली तो लोग एक टिपिकल
प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं, टिपिकल, मतलब जैसे मोस्टली लोग काम करते हैं, वो लोग ऐसे नहीं हैं। इम्बर मीडिया उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है। तो मैंने उनसे पूछा, निशांत सर जो उनके प्रोड्यूसर हैं, सर ये आप लोग कुछ अलग हो, कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। तो उन्होंने फिर ये मुझे बताया था कि सर देखो, पैसा तो हम भी कमाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हम और काम करें, लेकिन लव फॉर सिनेमा वो इंटैक्ट रहना चाहिए साथ। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस जो है, वो मेरा अभी तक का मेरे करियर का वो बेस्ट एक्सपीरियंस है, मेरा बेस्ट काम है। अब मैं रियली आई एम प्रेइंग फॉर इट कि वो जल्दी रिलीज़ हो जाए। नहीं, हम भी प्रे करेंगे और जल्दी से रिलीज हो, आपको देखें दोबारा। आपको कोई रोल मिला हो और फिर आपने वो नहीं कर पाए हो, किसी वजह से रिग्रेट आपको हुआ हो कुछ, कि मैं ये कर लेता तो शायद मेरा करियर का ग्राफ और ऊपर होता? शुरू में ऐसा हुआ था मेरे साथ एक दो बार, बहुत अच्छे अच्छे रोल मेरे हाथ से निकले। रॉकेट सिंह, यस, जो रणबीर कपूर की पहली yes, फिल्म yes. थी। शिमित अमीन उसके डायरेक्टर थे और अभिमन्यु रे उसके लिए कास्टिंग कर रहे थे, जिन्होंने मुझे वोडाफोन की एड में कास्ट किया था। वो उनका एक बिलीव था मेरे अंदर, अभिमन्यु रे का, अभी भी है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने मुझे अभी तक याद है, मुझे वो यशराज के ऑफिस में मुझे बुलाया गया था। मेरी डायरेक्टर से डायरेक्ट मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे रणबीर कपूर के जो बॉस थे उस फिल्म में, वो वाला रोल ऑफर किया था। बहुत ही मतलब बहुत जोरदार बढ़िया कैरेक्टर था। मतलब रणबीर कपूर के से मतलब ऊपर ही लगा मुझे, नीचे नहीं लगा वो कैरेक्टर। अच्छा, और उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। आई थिंक मनीष चौधरी, मैं नाम नहीं जानता, बट वेरी गुड। वो रोल मुझे ऑफर किया गया था, लेकिन मेरे साथ ये आयरनी हुई कि उससे एक हफ्ता पहले ही मैंने एक टीवी का शो साइन कर लिया था। ओके। तो वो साइन हो चुका था, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। तो मैं वो बीच में ऐसे छोड़ नहीं सकता था, प्रोफेशनली वो ठीक नहीं रहता। वो रोल मेरे हाथ से वो निकला था उस वक्त। और बाद में, अब जैसे आपने कहा कि वो रोल बड़ा जोरदार था, जिससे भी मैंने बात की, सब मुझे कहते हैं अरे यार वो तो बहुत तगड़ा रोल था, बहुत तगड़ा रोल था। तो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ गेम। Destiny. उस वक्त ये लगता था कि बहुत ऐसा लगता था कि यार मेरे हाथ से निकल गया। बाद में ये लगा कि यार वो आपके लिए बना ही नहीं था। पर जब आपने फिल्म देखी होगी तब आपको लगा होगा कि यार ये, उस वक्त लगता था, क्योंकि तब तो हम नए नए थे। आप एक्सपीरियंस से धीरे धीरे, मैं अभी मुझे याद आ रहा है कि वो भी ना, मतलब जिसने भी कैरेक्टर किया था वो भी, उसकी जो टोन थी, और आप पंजाबी था वो भी, पंजाबी एक्टर था, तो वो आप बहुत अच्छा करते अगर आप करते तो। नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। अब क्या कर सकते हैं। अब ऐसा फील नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता ऐसा फील। अब ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपके लिए है, जो नहीं है वो आपके लिए नहीं है। आप कुछ भी कर लें, रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इतने साल आप अलग अलग डिफरेंट सेट्स पे रहे, अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ काम किया, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आज तक याद हो कि सेट पे कोई ऐसा कुछ है मोमेंट याद आपको? पद्मावत का ही एक इंसिडेंट है। उसमें मेरा एक बहुत ज़बरदस्त एक सीन है जिसमें मैं रानी पद्मावती को कन्फ्रंट करता हूँ जब वो दिल्ली जाने का फ़ैसला कर लेती हैं बिना हमसे पूछे। तो वो सीन एक बहुत ज़ोरदार सीन था, और उसके लिए वो थोड़ा ऐसा स्टूडियो जैसी था, लेकिन ओपन में हम शूट कर रहे थे रात में। ओके। तो जब आप ओपन में एक्सटीरियर में शूट करते हैं ना, तो बहुत लाइटिंग और बहुत आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो मुझे याद है वो सीन की एक बहुत प्यारा सा सेट था, एक छोटा सा लेक जैसा बनाया हुआ था। रानी पद्मावती वहाँ से कुछ अपनी पूजा करके ऐसे निकलती हैं और मैं पीछे उनको मिलता हूँ, और वो मेरा एक डायलॉग था कि लीजिए ये तलवार और काट दीजिए ये सर। तो वो ऐसे देखती हैं कि इनको क्या हुआ। तो फिर मैं उनको कन्फ्रंट करता हूँ कि आपने हमसे बिना पूछे ही दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। क्योंकि उस वक्त अगर इतिहास की बात करें तो उस वक्त औरतें इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होती थी। तो मैं उनको वो कन्फ्रंट करता हूँ कि आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, या आप मतलब क्या है। तो वो जो एक सीन है
फर्स्ट टेक ओके हुआ था, कुछ 1.5 पेज का वो सीन है, बहुत लंबा सीन है। अच्छा। हाँ, और वो फर्स्ट टेक ओके हुआ, सेट पे तालियां बजी और सुदीप चैटर्जी जो हमारे कैमरामैन थे उन्होंने आके मेरे कान में कहा कि बंसाली साहब ने आज तक किसी सीन को फर्स्ट टेक ओके नहीं बोला है। वाह। ये मैं उनका जो उनके साथ एक्सपीरियंस था, बोला मैं पहली बार देख रहा हूँ। और दीपिका ने भी आके फिर मुझे शाबाशी दी, मैंने उनको थैंक यू बोला, बिकॉज आप इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। सी इट्स अ केमिस्ट्री। तो और उस वक्त मुझे याद है कि वो बंसाली साहब ने कहा कि मुझे दूसरा टेक चाहिए ही नहीं, इतना बढ़िया मिल गया। बहुत अभी अच्छा हम scene था क्लोजअप्स मुझे। लेंगे, जो मास्टर उन्होंने पूरा करना था, क्योंकि बंसाली साहब की आदत है वो बहुत जल्दी नहीं छोड़ते हैं आपको। अगर उनको मिल भी गया ना, वो कहते हैं कुछ और, थोड़ा और दे के दे, वो आपको चैलेंज करते हैं। यस यस। विच इज़ लाइक एक एज एन एक्टर बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है। आपको लगता है यार हो तो गया, नहीं देखते हैं कुछ और। वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं बार बार कि सीन अच्छा हुआ लेकिन इसमें मैजिक नहीं हुआ। ओके। वो हर सीन में मैजिक ढूंढता है। ओके, तो वो फर्स्ट टेक तो में वो मैजिक हुआ। फर्स्ट टेक में उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा टेक चाहिए नहीं, मुझे मिल गया। आई वाज अंदर से बहुत खुशी होती है। आप इतनी शूटिंग करते हैं, इतने दिन में भी शूटिंग होती है, रात में भी शूटिंग होती है, कंटिन्यू आपने इतना टीवी किया, तो जब आप थक जाते हैं अपने काम से भी थक जाता है आदमी, वो प्रोसेस से भी थक जाता है, तो वो फ्रेश होने के लिए आप क्या करते हैं? अब जैसे एक काम मेरा कोई ख़त्म हुआ और अगले कुछ दिन मेरी छुट्टी है, मैं बहुत सोता हूँ। अच्छा। मैं दिन में 3-3 बार सोता हूँ। अच्छा। आराम से उठूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर दोपहर को लंच करूँगा, फिर सो जाऊँगा। रात को भी मुझे नींद आ जाती है। लोग कहते हैं यार दिन में सो जाओ तो रात को नींद नहीं आती, मगर मुझे तो आ जाती है। तो आप ब्लेस्ड हैं। बहुत सोता हूँ, या फिर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी तक खेलता हूँ, और आई थिंक उसकी वजह से ही, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं कर सकता, मेरे को शोल्डर में थोड़ा सा इशू है, लेकिन क्रिकेट की वजह से ही मेरी फिटनेस थोड़ी सी अभी बनी हुई है। तो ये मतलब चलता रहता है आपका क्रिकेट? हाँ, रेगुलर, हफ्ते में 2-3 दिन। बाकी टाइम मैं अपनी वॉक और थोड़ा योगा जो भी है वो करता हूँ। तो ये मेरे लिए ये थोड़ा सा, और मैं कहीं पार्टी वार्टी करने ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तो मुझ पे घर पे रहना बहुत पसंद है। कोविड में लोग बहुत परेशान हुए थे कि यार 3 महीने से घर पे बैठे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे लगा ठीक है, निकल गया 3 महीने, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। तो मुझे आपको पता था ना कि मैं हर बार सीधा सेट पे ही जाता हूँ, तो इस बार भी सीधा सेट पे ही जाऊँगा जब कोविड खत्म होगा। ये मुझे नहीं पता था। बाकी आपकी कोई ऐसी आदत है जो पब्लिक नहीं जानती है, लोग नहीं जानते हैं? आदत? हाँ, कोई हॉबी या कोई आदत? क्रिकेट के अलावा पढ़ने का मुझे शौक है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी आदत मेरी बैकफुट पे चली गई है। पता नहीं क्यों, शायद आलस है या आई डोंट नो। एक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फ़ोन की वजह से बहुत आपका ध्यान बहुत बढ़ता है। आप एक बार उसको देखने लगे तो आप फिर बहुत देर तक देखते ही रहते हैं। तो कैप्चर कर लिया है फ़ोन ने हाँ, सबको। अब ठीक है, जैसा भी है। तो उसकी वजह से मेरा वो पढ़ना थोड़ा छूट गया, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं स्पेशली शॉर्ट स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है। तो अभी जब आपने हीरा मंडी करी, पद्मावत करी, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर करे, उसके बाद जब अब वापस घर जाते हैं, यमुनानगर जाते हैं अपने, तो कैसा रिस्पांस मिलता है वहाँ पे फैमिली में? और आपके दोस्त होंगे वहाँ पे, पड़ोसी होंगे, नहीं सब मिलने आते हैं? नहीं, बिल्कुल मिलने आते हैं। और मैं जब जाता हूँ तो मेरे पापा जो हैं वो ऑलरेडी मेरी 2-3 अपॉइंटमेंट्स फिक्स करके बैठे होते हैं कि इस बार बेटा आएगा ना तो मैं आपको, क्योंकि उन्होंने आपको दोबारा जाने की परमिशन दी थी कि जाना बट वापस मत आना। हाँ, नहीं, आई एम थैंकफुल टू देम, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं। फैमिली, अब फैमिली में क्या होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बट विच इज़ फाइन। मैं तो उनका बेटा हूँ ना, उनके लिए क्या है। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, तो उनसे जब बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कई बार मैं
इस चीज़ से थोड़ा कटता भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल से फील नहीं करता जब आपके आसपास 4 लोग बैठ जाएं और वो आपकी वाह किए जा रहे हैं। मुझे लगता है यार बस ज़्यादा हो गया। अरे लोग तो तरसते हैं इस चीज़ के लिए, आपको मिल रही है। नहीं, मुझे लग रहा है मेरा काम है, मैं अपना हाँ। काम कर रहा हूँ। जैसे कोई भी आदमी अपनी लाइफ में काम करता है, उसको उसका रिजल्ट मिलता है। बट तो छोटे शहरों में होता है ना कि मतलब एक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, एक्टर को एक अलग नज़रिए से देखा और है। एक स्पेशल इतना फील कराया जाता है कि अरे यार ये तो एक्टर है। मतलब आई नो, लेकिन मैं उस जोन से बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं अपना काम करता हूँ बस, और कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन वो ठीक है जो आप कह रहे हैं कि उनके दिमाग में एक इमेज रहती है कि एक्ट। कई लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि फिर आप खाते क्या हैं, आप क्या खाते हैं? मैं क्या खाता हूँ भाई, मैं दाल चावल रोटी खाता हूँ, जो घर में बनता है वही खाता हूँ। नहीं, आप लोगों की तो कुछ अलग से डाइट या ऐसा कुछ, मैं कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, कुछ कोई फर्क डाइट नहीं नहीं है। करते आप, खाना प्रॉपर खाना मैं घर का खाता हूँ, वेजिटेरियन खाता हूँ। बनाते हैं आप खाना? मैं बनाता भी हूँ, आज ही बना के आया हूँ। तो मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। तो घर पे क्या बुलाते हैं आपको? उज्जवल चोपड़ा ही बुलाते हैं कि कुछ नाम है आपका पास? घर का नाम मेरा जो पापा मम्मी बुलाते हैं हाँ, उनसे? वहाँ मेरा नाम गोल्डी है। हाँ, मेरे घर का नाम गोल्डी है और उस नाम से ही बुलाते हैं मुझे सब। उज्जवल तो मुझे वहाँ कोई नहीं बुलाता। हाँ, सब गोल्डी के नाम से। गोल्डी के नाम से। जब आप थोड़े से यंग हुए, आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी हॉल पे? अब पहले तो दूरदर्शन पे फिल्में आया करती थी, घर पे हम वही देखते थे। सिनेमा में जाना बहुत कम होता था। लेकिन एक फिल्म, हालांकि वो बहुत बाद की है, तब मैं ग्रेजुएशन में था ऑलरेडी, तो फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, शेखर कपूर की। शेखर कपूर सर की। और वो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही एक वैसा सब्जेक्ट था जिसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इतना कुछ आपने दिखा दिया फिल्मों में। मुझे वो एक याद है कि मैं वो फिल्म देखना चाहता था और मैंने घर से लड़के, मैं अकेला गया था फिल्म देखने। मुझे घर वालों ने कहा कि क्या सारी दुनिया कह रही हो फिल्म में पता नहीं क्या है, अच्छी नहीं है, ये सोच नहीं। एक्चुअली लोगों की, फिल्म बिल्कुल बढ़िया थी, कुछ नहीं था, वो सिचुएशन के हिसाब से जो स्टोरी में था वो एक सीन क्योंकि था वैसा कभी हुआ नहीं था यस ना। यस, कभी नहीं हुआ, वैसा कभी हुआ नहीं था और उन्होंने एक इतना बोल्ड स्टेप, मतलब हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने किया। सीमा जी ने और शेखर सर ने जो फिल्म बनाई। अब देखने वालों की भी मैं इसमें कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, तो उनके लिए वो एक कल्चरल शॉक था कि ये कैसे हो सकता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार देखनी चाहिए ना, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, आप क्यों नहीं देखोगे उसको? अरे मतलब क्या है, मैंने वो फिल्म देखी थी, आप वो फिल्म कभी ध्यान से देखना, उसका हर फ्रेम आपको एक पेंटिंग दिखेगा। करेक्ट। हर फ्रेम एकदम सीनरी और एकदम बहुत अच्छी शूट करी थी और बहुत सारे कमाल के एक्टर उसमें थे जो आगे चल के आज इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी थे, गजराज सर थे, गजराज राव, बहुत सारे एक्टर्स थे। और मुझे याद है कि मैं वो घर से लड़के गया था कि मैं तो वो फिल्म देखूंगा, और उन्होंने मुझे बहुत रोका था कि पागल हो गया तू, ऐसी फिल्म देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे देखनी है भाई, एज ए फिल्म देखनी है, मैं उसमें कुछ और देखने नहीं जा रहा हूँ, वो फिल्म देखने जा रहा हूँ। और मैं अकेला गया था, और मुझे याद है हॉल में कुछ मुश्किल से 15-20 लोग होंगे, लेकिन वो फिल्म मैंने अकेले बैठ के हॉल में देखी थी। बट इम्पैक्ट तो फिर ऐसी चीज़ों का रहता है आपके ऊपर ना, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट और इतना बोल्डली, क्योंकि हमने भी उससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो असर करती हैं वो चीज़ें आपके ऊपर, बिल्कुल करती हैं। और मुझे एक चीज़ याद है कि जो सैटरडे संडे दूरदर्शन पे फिल्में आया करती थी, उसमें मोस्टली जो हमारी नॉर्मल कमर्शियल फिल्में हैं वो आती थी। कभी कभी कोई आर्ट फिल्म आ जाती थी, यस, ओमपुरी की, ओमपुरी साहब की, तो नसीरुद्दीन शाह साहब की। मुझे एक फिल्म याद है, स्पर्श, इनकी नसीरुद्दीन शाह साहब की। वो फिल्म मुझे याद है, वो टीवी पे चली
और जैसे वो शुरू हुई, अब मेरी मम्मी उठ के चली गई, बोले उनको ये boring लगी क्या थी, हाँ। ये तो रोते ही रहते हैं, ऐसा करके वो चले गए। और मैंने वो फिल्म बैठ के घर पे टीवी पे, उस वक्त तो ब्रेक्स भी नहीं आते थे, वो फिल्म मैंने पूरी देखी थी। अब पता नहीं, शायद मेरा लगाव था ऐसी शुरू चीज़ों से से, था। शुरू से था। मुझे अच्छा लगता था कि यार कुछ तो बात कही जा रही है ना, कुछ तो है, हट के है कुछ इसमें, वो ड्रामा, इमोशन, गाना, ये लड़ाई बड़ाई, जैसे हम बचपन में अब कि हमने कैटेगरीज बनाई हुई थी फिल्मों की, कि हम बच्चे आपस में बातें करते हैं कि ये फिल्म देखेंगे, ये लड़ाई वाली फिल्म है। लड़ाई वाली फिल्म है मतलब उसमें लड़ाई है, उसमें हीरो जो है वो गुंडों को पीट रहा है, तो लड़ाई वाली फिल्म देखेंगे, एक्साइटमेंट उसका होता था। हाँ, उस उम्र में तो- सबको उसी हाँ, टाइप की फिल्में अच्छी लगती थी। लेकिन जब इस तरह की फिल्में आती थी तो मुझे वो भी अच्छी लगती थी और मैं देखता था। मेरे घर में और कोई नहीं देखता था, मैं देखता था, मुझे बहुत पसंद थी। तो शायद शुरू से ही अब लगाव ऐसा कुछ अंदर था, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक कोई एक्टर, कोई सिंगर, कोई डांसर रहा ही नहीं, अभी तक नहीं है। इकलौते हैं आप जो हाँ, आर्ट के फील्ड पे आए। करेक्ट। मेरी भतीजी है जो एस्पायरिंग एक्ट्रेस है, उसने थिएटर भी किया है, कुछ पढ़ाई भी की है, वो कोशिश कर रही है अभी। लेकिन मेरे से पहले कोई नहीं है हमारी फैमिली, तो कल्चर ही नहीं था वैसा घर में। अब ये कहाँ से आया, कहाँ से वो दोस्त मिला कॉलेज में, कहाँ से वो घसीट के मुझे थिएटर में ले गया, कहाँ से मैं बॉम्बे आ गया, तो कहाँ से चीज़ें बनती 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 कहाँ पहुँच गई। डेस्टिनी चाइल्ड है आप। थैंक यू। ब्लेस्ड चाइल्ड। लेटेस्ट अब क्या आने वाला है आपके नए प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में, जिनकी आप शूटिंग कर रहे हैं? क्या हमारी ऑडियंस को देखने को मिलेगा उज्जवल चोपड़ा का नया कैरेक्टर? एक तो वही वेब सीरीज है स्पाइक, यस। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। उसके अलावा मैंने संजय नाग सर हैं, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर, उनके साथ एक फिल्म की है गुलाब। ओके। हाँ, बट वो भी बन के तैयार है, लेकिन रिलीज़ अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन उनका है कि वो पहले उसको फेस्टिवल्स में प्रेजेंट करेंगे, फिर शायद वो थिएट्रिकल रिलीज़ उसका होगा। और अभी Z5 पे आई थी बर्लिन, उसके भी अच्छे रिव्यूज़ मिले। एक फिल्म मैंने, आप शूटिंग कर रहे थे मनोज वाजपेयी के साथ, कोई एक फिल्म आने हाँ, वाली वो है? फिल्म मैं उसी की बात करने वाला था। उसका शूट अभी ख़त्म हुआ है, उसका पोस्ट अभी चल रहा है। इट्स कॉल्ड लास्ट मैन इन टॉवर। लास्ट मैन इन टॉवर। इन टॉवर, Okay. वो एक बुक है, उस बुक पे बेस्ड है वो फिल्म। वो भी थोड़ा आर्ट हाउस सिनेमा है। उसको भी वो पहले फेस्टिवल राउंड होगा उसका, फिर वो डिसाइड होगा कि थिएट्रिकल रिलीज़ है या OTT रिलीज़ है, जैसा भी वो डिसाइड करेंगे। कौन है डायरेक्टर उसके? उनके डायरेक्टर जो हैं वो US के हैं, बेन रेकी। ओके। उन्होंने US में ही अभी तक फिल्में बनाई हैं, और अभी ये पहली उनकी हिंदी फिल्म है। ओके, सो बॉलीवुड फिल्म? बॉलीवुड फिल्म, लाइक हिंदी फिल्म, ओके। not a masala film, it's a subject, very interesting subject, very touching subject, especially for a city like Bombay. तो as the name suggests, last man in tower, एक आदमी की लड़ाई है जो अपना घर बचा के रखना चाहता है, ओके। क्योंकि उसकी यादें जुड़ी हैं उससे। तो वैसा कुछ सब्जेक्ट है, मैं बहुत ज़्यादा रिवील तो नहीं कर पाऊंगा अभी। लेकिन उसमें मनोज वाजपेयी सर हैं, बोमन ईरानी हैं, दिव्या दत्ता है, दिव्या दत्ता इज प्लेइंग माय वाइफ। ओके। हाँ, तो अच्छी कास्ट है। चंदन सान्याल है, हरीश खन्ना सर हैं, अच्छी कास्ट है, सब ऑल गुड एक्टर्स, और बहुत अच्छे से शूट किया है उन्होंने। बहुत मतलब जो रिक्वायरमेंट है जिस फिल्म की, वैसा ही उसको सिंपल रियलिस्टिक जोन में ही शूट किया है। गुड। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब आई थिंक वो अगले साल तक ही रिलीज़ हो पाएगी, अब तो पोस्ट का काम चल रहा है एंड इट टेक्स टाइम। वो सब है, तो बस। बाकी आप बॉलीवुड में लोग आज भी आना चाहते हैं छोटे शहरों से, आपके शहर से भी आपको लोग देखते होंगे कि भाई यार ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, तो उनके लिए आप कुछ उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो लोग इस लाइन में आगे बढ़ें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। मैं तो यही कहता हूँ सबको कि तैयारी करके आइए आप,
ऐसे ही नहीं कि आप अच्छे दिखते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज है कि आप अच्छे दिखते हैं, आप डांस अच्छा कर सकते हैं, आप में और कोई ऐसी ख़ास चीज़ है जो आप कर सकते हैं। लेकिन एक्टिंग जो है ना, वो सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है कि कैमरे के सामने खड़े होकर आपने डायलॉग याद किए और बोल दिए। वो कुछ और है। अगर वो आपको एक कैरेक्टर निभाना पड़ता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत लगती है। तो वो मुझे लगता है कि तैयारी के साथ आना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे आपके। एक तो शुरू में जो रिजेक्शंस होते हैं उनका सामना आप कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि क्यों रिजेक्शन रिजेक्शन हो रहा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ लुक्स पे जा रहे हो तो आप कहोगे यार यार मैं तो अच्छा दिखता हूँ, मुझ में क्या कमी है। लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं है, इट्स एन एडेड एडवांटेज। हम अगेन सेइंग, कोई अच्छा दिखता है तो सब लोगों को पर्दे पे अच्छे अच्छे फेसेस देखने अच्छे लगते हैं। हमारी इंडस्ट्री तो है ही, मतलब इट्स ग्लैमर, उसमें बहुत बड़ा एक अहम वो है, हिस्सा है उसका। लेकिन उस पर अगर आप काम भी सीख लें, अच्छा काम करने लगें, जैसे अब आज की डेट में अगर मैं कहूँ जैसे विक्की कौशल है, मतलब क्या कमाल का वो काम कर रहे हैं। आप उनका सिलेक्शन देखिए फिल्मों का, उनका काम देखिए आप फिल्मों का। लास्ट छावा देखी, बहुत छावा मैंने उनके साथ सैम बहादुर में काम किया है। सैम बहादुर में उन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ा वो देखिए आप। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके साथ, मेघना गुलजार के साथ बहुत अच्छा, इतना डिटेलिंग में काम करते हैं। वो जो फिल्म है वो रियल इंसिडेंट्स और रियल कैरेक्टर्स पे है। उसमें मुझे जो किरदार दिया गया था लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल का, वो इसलिए भी दिया गया था कि मेरा चेहरा BM कौल साहब से थोड़ा बहुत मिलता है। तो उन्होंने मुझे लुक वैसा दिया था, मेरा गेटअप उन्होंने वैसा किया था, मेरा मेकअप उन्होंने उस तरीके से किया था कि मैं उनके क्लोजर दिखूं, क्योंकि रियल कैरेक्टर है, क्योंकि रियल कैरेक्टर, फिक्शन नहीं है। हाँ, तो बहुत मेहनत की है, लेकिन मतलब बहुत रिसर्च के साथ उन्होंने वो फिल्म बनाई। मतलब ऐसा काम करके ना आपको लगता है कि यार ये है सिनेमा, मज़ा आता है। तो आप जब डिटेलिंग में काम करते हैं, घुसते हैं उसमें, क्योंकि आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत लोग हर इंटरव्यू में बोलते हैं, मैं भी दोहरा देता हूँ फिर से, कि कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, वो पढ़ता है ना, उसको 5.5-6 साल का MBBS होता है, 4-4.5 साल की इंजीनियरिंग होती है, फिर उसमें फर्दर स्टडीज़ होती हैं। तो आप एक टाइम देते हैं ना उसको, तो वो टाइम आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, देना चाहिए। वो आपके लिए अच्छा है, इट विल हेल्प यू इन योर करियर। बस यही एक मेरी सलाह है कि बस। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हम जिस फील्ड में काम करते हैं एज प्रोफेशनल एक्टर्स, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आसपास, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आसपास, उसमें कॉमन फैक्टर है पेशेंस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, गजराज राव, कुमुद मिश्रा, मतलब कितने साल हो गए हैं उनको, बट दे वर देयर, वो अपना काम कर रहे थे, छोड़ा नहीं उन्होंने, लगे हुए थे, अपना छोड़ा नहीं उन्होंने। तो जब आपका वक्त आएगा, लेकिन अगर आप वहाँ रहेंगे ही नहीं, आप छोड़ के चले गए, तो आप अपने आप को सस्टेन कीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए, क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी बॉडी, उसकी आवाज़। उस पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई एज अ सिटी आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालती है। एक्सपेंसिव सिटी है, यहाँ पे रहना, खाना, ट्रैवल बहुत महंगा, वर्ल्ड की महंगी सिटी है सबसे। तो फिर आपको उसमें सस्टेन करना अपने आप को, उसके लिए आपको बहुत 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 पेशेंस चाहिए, और लगे रहो बस। बाकी तो बहुत मज़ा आया उज्जवल भाई आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि आप लगे रहो तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही आपकी।
थैंक यू और सुमित, बहुत Thanks मज़ा for- आया आपसे बात करके। नहीं, मुझे अच्छा लगा हाँ। यहाँ बुलाया आपने मुझे, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सका। अब जो कुछ भी मैंने शेयर किया है, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। आपकी अपनी कहानी है, लेकिन उस कहानी को आप अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से एंजॉय करो। दैट्स द ओनली की, देयर इज़ नथिंग एल्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप आए। थैंक यू शो सो में। मच, थैंक यू, एक बार थैंक यू। हाथ मिला लेते हैं आपसे। बड़ा मज़ा आया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।